बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी इस उड़ान सीरीज के थ्रू? हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। हमें उम्मीद है आप पार्ट 3 से भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए, आज प्रोबेबिलिटी के पार्ट 3 में हम सबसे पहले आपको वही सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके बता देते हैं कि जो कैटेगरी है कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम्स का कितना वेटेज है। अभी तक के 5 सालों में कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम का 33.61% वेटेज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 7.56% वेटेज आया है। एडिशन थ्योरम का 3.36% वेटेज है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के 10.92% है। बेस थ्योरम आपका 10.08% का वेटेज रहा है अभी तक 5 सालों में। एंड बीपीडी प्रॉब्लम यानी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 20.16। Expectation problem is 1.68, probability distribution is 7.56, then your 3 events problem is 3.36 and geometrical probability के 1.68% आए हैं। अभी तक आपने 2 पार्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम उस कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करते हैं। देखिए, आपने पार्ट 1 में कॉम्बिटोरियल प्रॉब्लम्स कवर किया है। पार्ट 2 में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम और एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कवर करे हैं। पार्ट 3 में आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 4 में हम बीपीडी प्रॉब्लम, पीडी प्रॉब्लम्स एंड 3 इवेंट प्रॉब्लम्स को हम कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. The minimum number of times one has to toss a fair coin so that probability of observing at least one head is 90%. वो क्या कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप कितनी बार एक कॉइन को टॉस करें कि जो आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट मिनिमम प्रोबेबिलिटी 90% हो जाए। तो इसमें या तो एक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि एक हेड आए, 2 आए, 3 आए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा कैसी अप्रोच रखते हैं, हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से हम वो सारे केसेस माइनस कर देंगे जब एक बार भी हेड नहीं आए। ठीक है, तो इसकी जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये कोई इवेंट है और इसमें क्या है, हर एक टॉस आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक टॉस की प्रोबेबिलिटी दूसरे टॉस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, तो 1 माइनस टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, हाफ होगी और n नंबर ऑफ टाइम्स है, ये n हो गया। ठीक है, 1 में से हमने वो सारे केसेस माइनस कर दिए जब सारे ही टेल थे। n टॉस करे, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो हाफ की पावर n हो गया। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो और हमें क्या दिया हुआ है, ये एटलीस्ट 90% है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 90/100, करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा, 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, करेक्ट। It's your 10 minus 9, it's 1/10 greater than 1/2 की पावर n। हम इसको कैसे लिख दें, एटलीस्ट है तो बेटा यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा देंगे हम। ठीक, तो इट्स 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 10। अब हम n की यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि ऑलवेज ही ग्रेटर देन 10 आए। 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 इज ग्रेटर देन 10, नो। तो जब मिनिमम वैल्यू n की आएगी वो क्या आएगी यहाँ से बच्चों, n आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आपसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, 4। 4 से आप जितनी बार ज्यादा जितने टॉस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 90% से इंक्रीज करेगी, पर मिनिमम कितना होगा, 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखें आंसर चेक करें, डी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 4 पर्सन कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज। 4 लोग हैं ए बी सी डी, उनके टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी हर एक की दी हुई है। ठीक, इफ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, हर एक इंडिपेंडेंटली टारगेट हिट करता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट। अब क्या प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट हो जाए, फिर इसको करने की अप्रोच हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे हिट करते हैं कि टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी या तो ए कर रहा है, या बी कर रहा है, या सी कर रहा है, या डी कर रहा है,
हो सकता है ए बी ने किया, सी डी ने नहीं किया, ए बी सी ने किया, डी ने नहीं किया, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा अप्रोच हम दूसरे तरह से सोचेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, 1 में से हम वो सारे केसेस माइनस कर देंगे जब किसी ने भी टारगेट हिट नहीं किया है, तो फिर हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जब कम से कम एक बार तो टारगेट हिट हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है टारगेट हिट की, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस जब ए ने भी नहीं किया, इंटरसेक्शन बी ने भी नहीं किया, इंटरसेक्शन सी ने भी नहीं किया, इंटरसेक्शन डी ने भी नहीं किया, यानी 4 लोग हैं, ए बी सी डी हमने ले लिए, चारों ने ही टारगेट हिट नहीं किया, 1 में से हम वो सारे केसेस माइनस कर देंगे। अब क्योंकि सारे इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बार पी बी बार पी सी डैश और पी डी डैश। ठीक, पी ए की प्रोबेबिलिटी आपको हाफ दी हुई है, तो ए बार की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस हाफ, बी की कितनी दी हुई है आपको 1/3, तो 1 माइनस 1/3, सी की कितनी दी हुई है आपको 1/4, 1 माइनस 1/4, डी की कितनी है 1/8, 1 माइनस 1/8। सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस इट्स हाफ इंटू 3 माइनस 1, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 7/8। कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया है आपका, ये कितना बचा आपका 1 माइनस 7/32। ठीक है, 32 एलसीएम लेंगे, 32 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 25/32, तो 25/32 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन सी है। लेट्स चेक द आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए और हमारा आंसर फटाफट से आ जाए। क्लियर है, एटलीस्ट जब भी आता है कम से कम एक हमेशा कोशिश करो 1 माइनस कुछ भी नहीं, हम उसको करके सॉल्व कर दें। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉक्स देयर आर 20 कार्ड्स, एक बॉक्स है उसमें 20 कार्ड्स हैं, आउट ऑफ विच 10 आर लेबल्ड एज ए, 10 में ए लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग 10 में बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्ड 10 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है, 10 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर बी लिखा हुआ है। कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अनदर एंड विद रिप्लेसमेंट, एक कार्ड निकाला, रीड किया, वापस रख दिया, विद रिप्लेसमेंट है, टिल अ सेकंड कार्ड इज ऑब्टेन। ठीक, अब ये लाइन हमें समझने की है, दिस लाइन। ठीक है, हम ये प्रोसेस बहुत बार कर रहे हैं, तो सपोज से पहली बार कार्ड ए निकला, दूसरी बार हो सकता है कार्ड ए निकल जाए, तो हमें उसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बार कार्ड ए कब निकलेगा। ठीक है, पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ए कार्ड अपीयर बिफोर द थर्ड बी कार्ड, यानी हमें प्रोसेस सिर्फ कहाँ तक करना है, बी कार्ड 3 बार नहीं निकलना चाहिए, 2 बार ही निकलना चाहिए, तीसरी बार का बी कार्ड नहीं निकलना चाहिए। उसके पहले सेकंड टाइम ए कार्ड कब आएगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन वापस से अच्छे से पढ़ें, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। टिल अ सेकंड कार्ड इज ऑब्टेन्ड, जब तक हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड ए सेकंड टाइम ऑब्टेन्ड हो जाए, एक बार पहले कभी आ जाए और एक बार सेकंड टाइम जब भी कार्ड ए आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पर हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि जो बी कार्ड है वो हमारा 3 टाइम्स नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, बिफोर द थर्ड बी कार्ड इज ड्रॉन। क्लियर है, और क्लियर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे केसेस लिखेंगे। अब देखिए ए के 10 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा बच्चों, टोटल कार्ड्स 20 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी 1/2 हो जाएगी। इसी तरह मैं बोलूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मेरी हाफ हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारा फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, हमारा जो इवेंट ई है, इवेंट ई क्या है, वही इवेंट है जो इन्होंने पूछा है कि सेकंड कार्ड ए ऑब्टेन होना चाहिए। चलिए अब क्या करें, हम यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनाते हैं। ठीक, क्या केस बनेंगे मेरे, पहली बार में ए आ जाए और सेकंड बार में भी ए आ जाए। ठीक, या फिर
पहली बार में बी आ जाए, सेकंड बार में ए आ जाए और थर्ड बार में, क्योंकि हमें सेकंड नंबर पे जब ए आएगा इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक, अब भाई फर्स्ट पे भी तो ए आ सकता है, लीजिए फर्स्ट पे ए आ गया, सेकंड पे बी आ गया, वापस सेकंड टाइम आपका ए आ गया, यानी ए आपका सेकंड टाइम रिपीट होना चाहिए। ठीक, ये तो बात हुई 3 ड्रॉ में। 4 ड्रॉ की भी हम बात कर लेते हैं। पहले ए आया, बी आ गया, बी आ गया, फिर ए आ गया। ए सेकंड टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम ये आया था, सेकंड टाइम ये आ गया, और बी भी मेरा 2 ही टाइम आया है, 3 टाइम बी नहीं लेकर आना है, उन्होंने मना किया है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी पहले टाइम बी आया, फिर ए आया, फिर हो सकता है बी आया होगा, फिर ए आया होगा। ठीक, थर्ड टाइम बी, अब क्या आया होगा मेरा, बी आया होगा, इधर भी बी आया होगा, इधर ए आया होगा, या इधर ए आया होगा। ठीक, यही केसेस बन सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि बी को हमें सिर्फ 2 ही बार रिपीट कराना है। अब चूंकि हर जो इवेंट है वो आपका इंडिपेंडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, पी ए इंटू पी, और पी ए की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ, करेक्ट। पी बी इंटू पी ए, हर एक इवेंट है आपका इंडिपेंडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। अब इधर देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मार्टली कर ले हम, इसकी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ है, इसकी भी तो प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ होगी। ठीक है, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं इंटू 2 कर दूं ताकि बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। सेम थिंग मैं नीचे प्रोसेस करूंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ और इसकी भी हाफ, और ये 3 बार है, तो 3 इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। सही है, कैलकुलेशन बच गई मेरी बहुत सारी। जल्दी सॉल्व करिए, ये आ गया आपका 1/4, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस 1/4, और यहां से भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये 3/4 16। ठीक, अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में क्या आएगा, एलसीएम हम 16 ले लेंगे, 4 इट्स 11/16। लेट्स चेक, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? थोड़ी सी लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हम अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा इसकी लैंग्वेज समझने में लगा लें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, और हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई यहां तक बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में टफ है, करने में बहुत इजी है। इन अ गेम 2 players A and B take turns in throwing a pair of die। 2 लोग हैं, A और B खेल रहे हैं, पेयर ऑफ डाई, 2 डाई वो क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और एक के बाद एक कर रहा है, एक A ने फेंका, फिर B ने फेंका। स्टार्टिंग विद प्लेयर A, और स्टार्ट किसने करा है गेम को, A ने करा है। टोटल स्कोर ऑन द 2 डाई इन ईच थ्रो इज नोटेड। जितनी बार उन्होंने डाई फेंका है उनका स्कोर एवरी टाइम नोट किया गया है। A wins the game, A विन कब करता है, इफ ही थ्रोज अ टोटल ऑफ 6, अगर उसने 6 का टोटल थ्रो करा। ठीक, बिफोर B थ्रोज अ टोटल ऑफ 7, अगर B ने 7 के टोटल के पहले 6 का टोटल A ने निकाल दिया तो वो A जीत गया। ठीक है, और B कब जीतेगा, B विंस द गेम इफ ही थ्रोज अ टोटल ऑफ 7, अगर उसका टोटल ऑफ 7 आ जाए, कब आ जाए, A से पहले, जब तक A का 6 ना आए। ठीक, द गेम स्टॉप एज सून एज आइदर ऑफ द प्लेयर्स विन, जिसका भी पहले स्कोर आ गया वहीं पे गेम हम खत्म करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग द गेम, बट पहले स्कोर ऑफ 6 और स्कोर ऑफ 7 समझ लेते हैं हम। ठीक है, 2 डाइस फेंकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी टोटल सम 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 6 आने के लिए कितने केसेस बनेंगे आपके, इधर देखिए, 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 एंड 5,1, टोटल 5 केसेस बन रहे हैं, यस और नो।
तो 6 आने के सम की प्रोबेबिलिटी आपकी 5/36 है, करेक्ट। टोटल सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब देखिए ऐसे 7 कैसे आएगा, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 एंड 6,1। ठीक है, हमारे पास कितने केसेस मिल गए? 6 केसेस मिल गए। तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/36। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक, ये बात क्लियर है। सबसे पहले तो गेम जीतने की बात हम बाद में करेंगे, पहले सम 6 और सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सम 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहीं पे निकाल दें हम। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 31/36 और सम 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इज 5/6। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, 6 की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, 7 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को हमें जिताना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब देखिए ए को कैसे जिता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ए विंस, पहले ही चांस में ए जीत जाए, फर्स्ट टाइम में विन कर ले। ठीक है, फर्स्ट टाइम में विन करेगा कब करेगा? जब उसका स्कोर 6 आ जाएगा। पहले टाइम पे फेल हो जाए, अब हमें जिताना तो ए को ही है, तो बी को भी हमें हराना ही पड़ेगा। ए भी फेल हो जाए, बी भी आपका फेल हो जाए और वापस आपका ए थर्ड चांस में जीत जाए। ठीक, फिर वापस से ये फेल हो जाए, फर्स्ट टर्न में ए फेल हो जाए, सेकंड टर्न में बी भी फेल हो जाए, थर्ड टर्न में भी फेल हो जाए, फोर्थ टर्न में बी भी वापस फेल हो जाए और फिर फिफ्थ टर्न में वो विन कर जाए। तो ऐसे ही सीरीज ये चलती रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज आगे तक। ठीक है, क्योंकि हमें जिताना ए को ही है, तो बी को हमें तो हमेशा हर बार हराना ही पड़ेगा। ठीक, अब विन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी ए के जीतने की? जब सम 6 आए, 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी? 5/36। ठीक, इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/36 थी, 31/36। बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, ये ए था, ये बी था, ये ए था। बी फेल हो जाए, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 थी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 5/6 हो जाएगी। ठीक, इसके विन होने की प्रोबेबिलिटी 5/36। ठीक, अब ये फिगर देखिए, ये वैल्यू एफ की है। एफ मुझे यहाँ 4 बार मिल रहा है, तो मैं इसकी को क्यूब कर दूं, 31/36, 5/6 का होल स्क्वायर और 5/36। यस और नो? बार बार मैं एफ 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 लिखूंगी ना, ये मुझे मिल गया ना एफ की फेल होने की प्रोबेबिलिटी और इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या मिल रही है आपको? इनफाइनाइट जीपी मिल रही है। इनफाइनाइट जीपी मिल रही है, इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r। ए कितना है आपका? 5/36 अपॉन 1 - r कितना है आपका? ये ब्रैकेट आपका r है, 31/36 इंटू 5/6। सॉल्व कर लेते हैं हम। 5/36 एलसीएम 36 इंटू से 36 216 माइनस 31 इंटू 5 155 अपॉन 36 इंटू 6। सॉल्व करें, देखिए इस 36 से ये 36 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 6 अपॉन इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61। तो जो आपका आंसर है वो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 30/61। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। आंसर डी बता रहा है, पर हमें इसके लिए बैक जाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 30/61 इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में?
क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन को जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसको कम से कम आप 1-2 बार धीरे से शांत मन से उसको रीड करें, तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कैसी इवेंट्स है बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पी ए की प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है, पी बी की प्रोबेबिलिटी 2p दे रखी है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी निकालनी है आपको, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोल रहा है वो? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी बोल रहा है। फॉर विच पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर। देखिए फिर वही बात आ गई, एग्जैक्टली वन। यही बात जेई हमसे बार बार पूछ रहा है, ये हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस करी थी। एग्जैक्टली वन क्या होगा, करा था पार्ट 2 में डिस्कस। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ दैट्स पी ए पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक, दैट इज एग्जैक्टली वन। तो आपसे जो दे रखा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, यानी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए बी इंटरसेक्शन ए बार। थोड़ा सा नीटली लिख लेते हैं हम। बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई है बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी हमें 5/9 दी हुई है, ठीक है। अब हमने से क्या बोला है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसको हम पी ए इंटू पी बी बार लिख देंगे, जो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे हम प्रूव करते हैं कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमें प्रूव करने का हमारा यही रहता है तरीका। अब कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन। वैल्यू पुट करनी है। पी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? पी। पी बी आपको 2p दिया हुआ है, तो बी बार कितना हो जाएगा? 1 - 2p, करेक्ट। बी की प्रोबेबिलिटी इट्स 2p और ये आपकी ए बार 1 - p, ये वैल्यू आपकी हो गई आपकी 5/9, करेक्ट। मल्टीप्लाई करें, p - 2p स्क्वायर प्लस 2p - 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 5/9। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों सॉल्व करके? -4p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 36p स्क्वायर प्लस 27p इक्वल्स टू 5। इक्वेशन वापस से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। क्या करना है? सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करने हैं। देखिए 36 5 इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपके इसके फैक्टर्स आएंगे 15 और 12 करके देखिए, -12p - 15p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से 12p कॉमन आ जाएगा, इट्स 3p - 1, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, यहाँ से बनेगा आपका 3p - 1 इक्वल्स टू 0। तो 12p - 5 और 3p - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू एक तो आपकी आ रही है 5/12 और एक वैल्यू आ रही है आपकी 1/3। अब आपसे क्या पूछा है? दोनों ही ऑप्शन है, 1/3 5/12। सोच समझ के टिक करना है। आपसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p पूछी है तो भाई लार्जेस्ट समझ में आता है हमें, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। 4 से डिनोमिनेटर सेम कर दो, कौन सा बड़ा होगा? ये 4/12 बनेगा, ये 5/12 है, तो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/12। तो माय करेक्ट आंसर इज 5/12। चेक करें आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अब तो मेरे हिसाब से आपको सबसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और देख ले इस पे रिपीटेडली कितने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई एफर्ट हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कहता है क्वेश्चन, when a certain biased dice कैसा है, biased dice है, is rolled, a particular phase occur with probability 1/6 minus x. एक biased dice रोल करते हैं तो एक फेज के आने की probability 1/6 minus x है, and its opposite phase occur with probability 1/6, और उसके opposite phase यानी आमने सामने वाले फेज, उसकी probability 1/6 plus x है. All other phases occur, और जो बाकी के रिमेनिंग 4 फेसेस हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 है. ठीक है. नोट दैट अपोजिट फेस सम टू 7 एनी डाई. अब देखिए कितनी अच्छी बात है, डाई हम सब खेलते हैं, पर इसने क्या समझाया हमें कि अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होता है डाई में. ये आप बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा. इस क्वेश्चन से एक नॉलेज आपको और मिल गई है. x की वैल्यू 0 से 1/6 के बीच में है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टोटल सम 7. अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालने की, सम 7 आ जाए. व्हेन सच अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, डाइस को हमें 2 बार रोल करना है, और सम, अच्छा, आने की प्रोबेबिलिटी 36/96 दी हुई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. ठीक. अब पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसको हम थोड़ा समझ लें. ये डाई है बच्चों. ठीक है. अपोजिट फेस मतलब एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस. मैंने मान लिया, उसने बोला एक पर्टिकुलर अपोजिट फेस की वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 माइनस एक्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 प्लस एक्स होगी. हाँ या ना. और जो बाकी के फेस हैं, इस फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इस फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इस फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी. ठीक है. और एक और जो फेस है जो उधर का है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 होगी. आ गई बात समझ में. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे, एक अपोजिट फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस एक्स है, 1/6 माइनस एक्स, और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है. और हमसे ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है किसी भी डाई में. तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है. अब आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, अब हमें कैसे करना है. चलिए, प्रोबेबिलिटी इज सम ऑफ 7 आने की प्रोबेबिलिटी. ठीक. अब मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर फेस पे, और हमने डाइस को 2 बार थ्रो किया है. पहले हम एक बार का निकाल लेते हैं. हमने जो यहाँ पे फेस लिए थे ये वाले, ठीक है, ये और ये दोनों आ जाएंगे तो सम 7 आ जाएगा मेरा. इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6 प्लस एक्स और 1/6 माइनस एक्स. ठीक. अब सम 7 इससे भी तो मिलेगा मुझे, इस वाले से और इस वाले से मिलेगा, नहीं मिलेगा. इन दोनों के फेस की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. अब जो बचे हुए हैं आगे और पीछे वाले, उनसे भी तो सम 6 मिल रहा है, तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी भी 1/6. और चूंकि हम डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो सारे ही 2 बार रिपीट हो जाएंगे क्या भाई, ऐसे लिख दूं. और ये प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है आपको, एक बार क्वेश्चन में हम देखें तो 13/96 दिया हुआ है. ठीक. ये वैल्यू आपकी 13/96 दी हुई है. अब क्या करना है, अब तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना है. करिए. ट्वाइस 1/36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 प्लस 1/36 इक्वल्स टू 13/96. सॉल्व करें तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये वैल्यू तो आएगी 6/36. ठीक है. 1/36 1/36 1/36 3/36 इंटू 2 6/36 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 13/96. एलसीएम ले लें, कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो देख लो. ये तो नहीं होगा, ये वैल्यू जरूर कैंसिल आउट हो रही है. 6 1 जा 6, 1/6, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे
1/6 माइनस 13/96 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो आई थिंक तो 16 6 आपका 96 होता है, तो एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 13 आपका 3/96 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/64। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस 1/8। नेगेटिव वैल्यू को तो हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ था कि आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ से 1/8। तो 1/8 इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक। ऑप्शन बी बोल रहा है पर हमें नहीं पता बी ऑप्शन क्या है, बैक करते हैं। करेक्ट, 1/8 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डेटा चेंज होकर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? चलिए, यहां पे आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो होता है खत्म। अब चालू होगा आपका बेस प्रॉब्लम। ठीक है, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 2 यूनिट्स हैं। ईच यूनिट मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेट। और तो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए दोनों ही यूनिट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट यूनिट फंक्शन, पहली यूनिट के फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। हमने बोला एक यूनिट ए है, उसके फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 0.9। सेकेंड यूनिट के फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पी बी आपकी कितनी है, 0.8। इंस्ट्रूमेंट इज स्विच ऑन, इंस्ट्रूमेंट हमने स्विच ऑन किया एंड इट्स फेल टू ऑपरेट, और उसने काम नहीं किया। ठीक है, अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द फर्स्ट यूनिट फेल, पहली यूनिट फेल हो गई और सेकेंड इज फंक्शनिंग, हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी काम तो हो गया, इंस्ट्रूमेंट ने काम नहीं किया, तो इस कारण से काम नहीं हुआ होगा क्या, फर्स्ट यूनिट तो फेल हुई होगी और सेकेंड फंक्शनिंग होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए फंक्शन के काम करने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 0.1। बी यूनिट के काम नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 0.2। प्रोबेबिलिटी इवेंट, इवेंट क्या है आपका, फर्स्ट यूनिट फेल, सेकेंड इज फंक्शनिंग। हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए, हमने बोला ए काम कर रहा होगा पर बी ने नहीं किया होगा, ए ने नहीं किया होगा पर बी ने किया होगा, या फिर दोनों ने ही नहीं किया होगा। यही बनेगा सैंपल स्पेस, यस और नो। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी है, फर्स्ट यूनिट फेल और सेकेंड इज फंक्शनिंग। वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे, फर्स्ट फेल इट्स 0.1 इंटू 0.8, 0.9, 0.2 प्लस क्या है पी ए बार, 0.1 इंटू 0.8 प्लस दोनों ने ही काम नहीं किया होगा, 0.1 इंटू 0.2। कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगी यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपकी, ऊपर तो 8 है, नीचे आपका कितना बना, 18 प्लस 8 प्लस 2, दैट इज 8/28। ठीक, अब आपको यहाँ से 98p पूछा है, आंसर 98p, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 98 इंटू 8/28। 7 से कैंसिल आउट कर दें, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, वापस 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 14 2 जा 28। तो आपका आंसर क्या है, 28 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आंसर इसका 28 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब बैग कंटेनिंग बैग ए है, इसमें 2 व्हाइट 1 ब्लैक 3 रेड बॉल्स हैं। बैग बी में 3 ब्लैक 2 रेड एंड n व्हाइट बॉल्स हैं। 1 बैग इज चूजन एट रैंडम, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, उसमें से कौन कौन सी बॉल्स निकाली हमने, एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए, अब हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही बॉल्स बैग ए में से निकाली जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 6/11 दी हुई है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इवेंट डिफाइन कर लें, तो इधर कर लें हम थोड़ा सा। इवेंट E1 है, बैग 1 इज सेलेक्टेड, बैग A इज सेलेक्टेड। इवेंट E2 हमने क्या बोल दिया, बैग B इज सेलेक्टेड। और एक कोई इवेंट A है, सेलेक्ट 1 के कौन कौन सी बॉल बोली थी भाई इसने, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन, ठीक। अब यहां पे हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। PE1 तो चलिए, वैसे तो आपको पता है, हम डायरेक्ट यहीं पे फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि बैग ए सेलेक्ट हो, A1 सेलेक्ट होने की पूछा है ना। क्या होगा भाई ये, PE1 P यही होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला होने के बाद तो हम फटाफट निकाल देंगे। ठीक, अब देखिए E1 बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, 2 ही बैग हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। E1 हो गया, बैग ए सेलेक्ट हुआ, बैग ए सेलेक्ट में से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल की। तो एक रेड हो, ठीक है, 3 रेड हैं तो उसमें से एक रेड सेलेक्ट करा और 1 ब्लैक सेलेक्ट करा, तो एक ही तरह से करेंगे सेलेक्ट। और टोटल कितनी है हमारे पास, 2 + 1 3 6, यानी यहाँ पे आएगा 6C, 2 बॉल्स हमने सेलेक्ट कर ली, प्लस, अच्छा यहाँ ऊपर तो प्लस नहीं आएगा, अपॉन हाफ 3C1 अपॉन 6C2 प्लस हाफ। अब देखिए बैग 2 की बात करेंगे तो बैग 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो गई बच्चों। देन इसके बाद 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कितनी थी हमारी, 3 थी, 3 में से एक हमने सेलेक्ट कर ली। रेड कितनी है भाई हमारी, 2 है, तो 2 में से भी हमने एक सेलेक्ट कर ली। टोटल बॉल्स कितनी है, 3 + 2 5, 5 + n, यानी हमारी टोटल बॉल हो गई n + 5 में से हमने 2 बॉल सेलेक्ट कर ली। इक्वेशन हमारी ये बनी, और ये वैल्यू आपको किसके बराबर दी हुई है, 6/11 के इक्वल दी हुई है, करेक्ट। अब भाई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करें। इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, यहां से तो 3 आएगा, यहां से 6 × 5 अपॉन 2, तो करिए कितना आएगा, यहाँ से 6C2, 6 × 5 अपॉन 2, 2 3 6, 15, 15 अपॉन 2 30, 3/30, 1/10, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपकी 1/10 आ जाएगी, प्लस यहाँ से 3 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 और n + 5, n + 5 आएगा, यहाँ से n + 4 आएगा और 2 × 1 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक। अब भाई ये कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास स्पेस हो गई है खत्म, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 6/11 है। अब भाई कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अभी थोड़ा सा काम एक आपको करना है, ठीक है। कैसे आएगी, करिए सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा, n में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करिए, n की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। एक छोटा सा काम आपके लिए।
अब देखो बच्चा, बैग वाला क्वेश्चन क्लास में भी रैंडमली आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं और बेस थ्योरम का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अब इस तरह के क्वेश्चन मेंस में 2022 में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी से आप लोगों को जितना डर लगता है और क्वेश्चंस देखने के बाद तो आपको लग रहा होगा नहीं यार प्रोबेबिलिटी भी इजी है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम। आंसर सी आपका करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20, 30 एंड 50%। जो ए है मशीन है वो 20% मैन्युफैक्चर करती है, बी 30 है और सी आपका 50% है। ऑफ देयर आउटपुट्स 3, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। और जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें से इतना परसेंटेज रेस्पेक्टिवली ये लोग डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट रैंडमली ड्रॉ किया फ्रॉम द प्रोडक्ट। इफ द बोल्ट ड्रॉन फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अब बोल्ट कैसा मिला हमें, डिफेक्टिव मिला, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। अब हमें पता है कि किसने बनाया होगा, मशीन सी में बनाया होगा, ठीक। अब मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दूं, फॉर्मूला आपको बहुत इजी है। हमसे क्या बोला है, सी मशीन डिफेक्टिव मिला हमें और हमें बताना है कि वो सी मशीन ने बनाया होगा। तो सबसे पहले तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी टोटल। देखिए फर्स्ट मशीन ए का मैन्युफैक्चर 20%, 0.2, और उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 3%, 0.03, प्लस बी के डिफेक्टिव होने की मैन्युफैक्चर की 30%, 0.3, इंटू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4%, 0.04, प्लस सी की 50% है यानी 0.50, इंटू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.02। अब हमसे बोला है कि वो सी ने ही बनाया होगा, तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे हम, 0.5 इंटू 0.02, यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। सॉल्व कर लें, पॉइंट से पॉइंट तो सारे बैलेंस हो रहे हैं आपस में, 5 2 10 अपॉन 6 प्लस 12 प्लस 10, तो कितना हो गया भाई ये 18, 28, 10 अपॉन 28, कैंसिल आउट कर दें, 2 5 जा, तो देखें ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए इजी क्वेश्चन था और आपको तो बोर्ड में ऐसा कुछ सब्जेक्टिव का भी प्रॉब्लम नहीं होता, बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, जेईई मेंस देखिए 23 का क्वेश्चन है, फुल स्कोरिंग क्वेश्चन है। चलिए अब ये सब आपके लिए, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हमें किसी भी चीज को लेके गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज होने में टाइम लगता है। प्रोबेबिलिटी से आपको बहुत फियर है, आप थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी को एकदम फोड़ कर आएंगे पेपर में। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।